हेलो हेलो हेलो। अगर डी एंड ए ब्लॉक खोलते ही दिमाग ब्लांक हो जाता है और एग्जाम में ये चैप्टर छोड़ने का मन करता है ना बच्चों, तो ये जो भी मेरे अभी जितने टाइम का भी बहुत कम टाइम के लिए मैं ये वीडियो लेक्चर लाई हूँ। रैपिड रिवीजन सेशन है। तो तुम्हारा सारे बच्चों का गेम बदल जाएगा। तो क्लास 12th बोर्ड 2026 के लिए सिर्फ वही जो एग्ज़ाम में आते हैं, आज हम वही करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले डी ब्लॉक से। ठीक है, अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में कुछ सिंपल फीचर्स देखें डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, तो फर्स्ट हमें क्या आना चाहिए इनके बारे में कि इनके पास जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होता है, खाली ऑर्बिटल्स होता है, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। एंड ये जो 3 पॉइंट्स है, आपको कोई भी फीचर में डी एंड ए ब्लॉक के आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होंगे सब में ये पॉइंट यूज़ होता है। ठीक है, इनके बारे में एक कुछ एलिमेंट्स है, जैसे आपका डी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स है, जैसे जिंक हो गया, कैडमियम हो गया एंड मर्करी हो गया। इनके पास, ये आप याद रखो, इनके पास फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होता है। ठीक है, ये आप एक्सेप्शन समझो, क्योंकि जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होता है। एक्सेप्शन है कि जिंक कैडमियम एंड मर्करी, इनके पास फुलफिल डी ऑर्बिटल होता है। ठीक है, अब जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनको बोला जाता है, उनको क्या बोला जाता है, जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनको बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। अच्छा, ट्रांजिशन एलिमेंट उनको बोलते हैं जिनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, अ, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो फुलफिल्ड यहाँ पे लिखा है ना, जिंक कैडमियम एच जी मर्करी जो है, ये है तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों इनको बोला जाता है? क्योंकि इनके कुछ फीचर्स होते हैं जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ मैच करते हैं। ठीक है, तो ये तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जिनका है उन्हीं को ही ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो फिर जिंक कैडमियम एच को हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इनके पास तो फुलफिल्ड ऑर्बिटल होता है। तो इनको आप नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इनका, अगर हम लोग जनरल कन्फिगुरेशन देखेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देखेंगे, so the general electronic configuration is n minus 1 d 1 to 10 ns 1 to 2। ठीक है, लेकिन अगर हम क्रोमियम एंड कॉपर इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देखें, अच्छा, जो एक्सपेक्टेड जो एक्सपेक्टेड कन्फिगुरेशन है क्रोमियम का, दैट इज़ 4s2 3d4 होना चाहिए था। लेकिन जो रियलिटी है, ये कितना है? 4s1 3d5, क्योंकि हमें पता है
3D अनपेड 3D जो है वो हाफ फिल्ड रहता है तो ज़्यादा स्टेबल होता है, ये स्टेबल कन्फिगुरेशन है। ठीक है, वैसे ही कॉपर के केस में जो एक्सपेक्टेड कन्फिगुरेशन है दैट इज ये है एक्सपेक्टेड, बट अगर हम रियलिटी देखें वो क्या हो जाएगा 4s1 and 3d10 which is a stable configuration। ठीक है, तो दिस इज द जनरल कन्फिगुरेशन एंड ये कुछ एक्सेप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। जितने भी आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो नियरली क्या होते हैं, टिपिकल मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑल आर नियरली टिपिकल मेटल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे उसके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज होता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम योर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को देखेंगे अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को, वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमें पता है, पहले ही मैंने बताया था कि ये जो स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स है ये बार बार यूज होंगे। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दे आर हैविंग they are having very high melting point and boiling point। बट अगर हम देखें जिंक कैडमियम एंड मर्क्यूरी, इनके पास तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इनके पास तो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है। सो इसी वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है लो फॉर जिंक कैडमियम एंड एच जी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ just a second, due to presence of fully filled orbital। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी अगर हम देखेंगे दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बहुत हाई रहता है, इसके लिए फॉर जिंक एच जी एंड कैडमियम। क्यों, क्योंकि इनका जो कन्फिगुरेशन होता है ना वो बहुत स्टेबल कन्फिगुरेशन होता है, इस वजह से इनका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, हाई रहता है। राइट, नेक्स्ट विल सी द ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट विल सी द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखेंगे तो द डी ब्लॉक एलिमेंट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ये लोग शो करते हैं। अगर इनके मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को देखेंगे तो वो उनके जो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो ये एस के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्लस अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किसका होता है आपका, वो होता है +8 होता है, एंड ये होता है ओस्मियम एंड रुथेनियम की। ठीक है, नेक्स्ट स्कैंडियम का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है,
ओनली कितना होता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एंड जिंक ओनली एंड ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको मिस करके मत जाइएगा। ज़रूर ये वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपका एग्ज़ाम में मार्क्स बिल्कुल भी ना जाए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द कलर्ड आयंस फॉर्मेशन। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ये कलर फॉर्मेशन करते हैं। क्यों कलर फॉर्मेशन करते हैं? ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन एंड ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। ओके, तो डी डी ट्रांजिशन आप सबने पढ़ा होगा। डी डी ट्रांजिशन में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन अपने लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट को जाता है, राइट? ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड। सो अगर हम इस पर्टिकुलर पार्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है और बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स क्या होता है। ठीक है, अगर नेचर ऑफ ऑक्साइड्स हम देखें, जनरली जो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 या फिर +2, जनरली मैं बोल रही हूँ, एक्सेप्शन थोड़े बहुत तो आते हैं केमिस्ट्री में, आप लोगों को पता होगा। +1 +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होते हैं ऑक्साइड्स के, मतलब जिन भी मेटल का +1 +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं, उनके ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। अगर हम +4 को देखेंगे, सो इट इज़ एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है? बोथ बेसिक एंड एसिडिक होता है। एंड जो ऑक्सीडेशन +5 +6 +7 +8 ऑक्सीडेशन शो करते हैं, तो उनका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी को देखेंगे, दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को देखेंगे तो आप सभी को पता होगा, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होता है या तो पैरामैग्नेटिक होंगे या तो डायमैग्नेटिक होंगे। अगर कोई भी मेटल जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं, वो कैसे चेक करेंगे? अगर उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो। ठीक है, और डायमैग्नेटिक कौन होते हैं? डायमैग्नेटिक कौन होते हैं? जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा, एक होता है आपका मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए, ये क्वेश्चन पूछता है मैग्नेटिक मूवमेंट जिसको कि म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है n × n+2 होल रूट n बोर्स मेगाट्रॉन मैग्नेट्रॉन। क्या है ये? बोर्स मैग्नेट्रॉन। ठीक है, ये जो n है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक। ये जो है आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है, ये कैलकुलेट करने के लिए भी देता है, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे तो मतलब कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। क्यों? अगेन, क्योंकि इन लोगों का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, राइट? एंड वैकेंट ऑर्बिटल्स होता है, और क्या है? दे हैव ए वेरी गुड दे हैव ए वेरी गुड एब्जॉर्प्शन पावर। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इंटरस्टिशियल कंपाउंड।
तो ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ठीक है, मतलब कि किसके साथ इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्म करते हैं? दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड विथ, के साथ करते हैं? विथ हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। बेसिकली क्या होता है कि जैसे आयरन होता है, आयरन का इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो होता है, तब आयरन के स्ट्रक्चर में जो स्पेस होता है उसके जो लैटिस स्ट्रक्चर में जो स्पेस होता है उस स्पेस को ऑक्यूपाई कौन कर लेते हैं? ये जो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर बहुत कम होता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो उससे जो कंपाउंड बनता है दैट इज़ व्हाट द इंटरस्टिशियल कंपाउंड इज। तो जितने भी इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं ये एलिमेंट्स के, वो नॉर्मल मेटल से, मतलब ये क्या होते हैं? हाइडर होते हैं देन द प्योर मेटल, than the pure metal. Okay, and केमिकली क्या होते हैं? इनर्ट होते हैं। इनर्ट मतलब ये रिएक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये क्या कर सकते हैं? एलॉय फॉर्मेशन कर सकते हैं, है ना? एलॉय आपने तो बचपन से पढ़ा ही होगा, क्लास 6 से ही आपका एलॉय फॉर्म, एलॉय क्या है आपको सबको पता होगा। ठीक है, तब एक मेटल दूसरा मेटल मिलके कुछ अलग ही बना लेते हैं, है ना? तो एटम्स ऑफ one metal atoms of one metal are are distributed randomly among the atoms of of other metal. ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी थे आपके डी ब्लॉक्स के। अब नेक्स्ट क्विकली रिवाइज करते हैं एफ ब्लॉक। नेक्स्ट विल स्टार्ट एफ ब्लॉक क्विकली। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, पहले तो ए ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो इनको क्या बोला जाता है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। और इसमें क्या क्या आते हैं? आपके आपके लैंथेनॉइड्स आते हैं, प्लस आपके एक्टिनॉइड्स आते हैं। एंड जो लैंथेनॉइड्स होते हैं, उनका जो एटॉमिक नंबर है वो स्टार्ट होता है 58 टू 71, 14 एलिमेंट्स होते हैं। वैसे ही जो एक्टिनॉइड्स होते हैं, एटॉमिक नंबर स्टार्ट होता है 90 टू 103। ठीक है, अब कुछ ऐसे पॉइंट्स देखेंगे जो कि आपका डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक का दोनों का सिमिलर है। ठीक है, दोनों का क्या है? सिमिलर है। जस्ट अ सेकेंड। अगर हम डी एंड ए ब्लॉक के कुछ कॉमन कैरेक्टर्स देखेंगे, या फिर कॉमन उनके, उन दोनों के बीच में कॉमन क्या है देखेंगे। अ, तो पॉइंट्स ऑफ रिजेम्बलेंस क्या कॉमन है इनके बीच में? सो बोथ डी एंड ए ब्लॉक shows +3 oxidation state
सॉरी, ये हम ए ब्लॉक देख रहे हैं। हम लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स के बेसिकली देख रहे हैं। ठीक है, तो उनके बीच में क्या कॉमन है? अगेन आई विल रेक्टिफाई माई सेल्फ कि यहाँ पे मैं बता दी डी एंड ए ब्लॉक के रिजेम्बलेंस क्या है। यहाँ पे बेसिकली हम देख रहे हैं एक्टिनॉइड एंड लैंथेनॉइड्स के बीच में कॉमन चीज़ें क्या है। तो बोथ लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स shows +3 oxidation state, and both are electro पॉजिटिव एलिमेंट। तो ये लोग क्या होंगे, खुद ऑक्सीडाइज होंगे और दूसरों को रिड्यूस करेंगे। सो दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। इनके जो कैटायंस होते हैं, इनके जो कैटायंस होते हैं, बोथ आर कलर्ड। ठीक है, बोथ क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, मतलब इनके जो कैटायंस होते हैं वो कलर शो करते हैं। एंड कैटायन विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो उनका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, राइट। और चाहे एक्टिनॉइड हो चाहे लैंथेनॉइड हो, वो दोनों ही कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं। क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, बोथ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। ठीक है, अब इनके बीच में अलग क्या है देखते हैं। ये तो हमने जो देखा इनके बीच में सिमिलर क्या है, अब देखते हैं कि इनके बीच में अलग क्या है। तो डिफरेंस इन बिटवीन एक्टिनॉइड एंड लैंथेनॉइड्स। So let's say this side I'll write for lanthanoids, and this side I will write for actinoids. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देखेंगे अगर इन दोनों लैंथेनॉइड में तो अदर देन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि मैंने अभी कहा था कि कॉमन इनमें क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। सो अदर देन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। ओके, अगर हम एक्टिनॉइड्स का देखेंगे, सो अदर देन +3 oxidation state, it shows +4, +5 and +6। ठीक है, अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात करें, अगर हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात करें तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या होता है इनका, बहुत ही कम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन फॉर्म करते हैं। अगर हम एक्टिनॉइड्स के केस में देखेंगे और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, तो इनका केस ज़्यादा रहता है। ठीक है, अगर हम इनके ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स को देखेंगे तो ये लेस बेसिक इन नेचर होते हैं। अगर हम लोग एक्टिनॉइड्स के ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स को देखेंगे तो ये मोर बेसिक इन नेचर होता है, राइट। एंड लैंथेनॉइड्स जो होते हैं वो नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। एक्सेप्शन क्या है आपका, पीएम। ठीक है, जो एलिमेंट पीएम है, आप जानते हैं पीएम क्या है, दिस इज नॉट प्राइम मिनिस्टर। एंड एक्टिनॉइड्स जो होते हैं ऑल आर रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो दीज आर द पॉइंट्स जो कि उनके बीच में डिफरेंस है। ठीक है, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स के बीच में आप कैसे याद रख सकते हो, एल से लैंथेनॉइड्स है और ये देखो कि ज़्यादातर इनमें कम चीज़ है, मतलब एल से लेस है, लेस बेसिक है ना, ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, जो इनके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आपका डी एंड ए ब्लॉक में, दैट इज़
एक है आपको कंपाउंड है पोटाशियम परमैंगनेट एंड पोटाशियम परमैंगनेट एंड पोटाशियम क्रोमेट। ठीक है, इनके बारे में देखेंगे हम अभी। तो लेट्स से फर्स्ट हम देखेंगे अबाउट पोटाशियम परमैंगनेट। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है उसका, KMnO4। तो KMnO4 जो है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंगनीज जो है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से फर्दर ये अम, और तो +8 में नहीं जा सकता है, +7 ही उसके लिए मैक्सिमम है। तो इससे वो और क्या हो सकता है, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, इसलिए एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, तो एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है बच्चों को। एक है डिफरेंस बिटवीन पर मैंगनेट एंड मैंगनेट। तो पर मैंगनेट क्या है, MnO4-, मतलब अगर K जुड़ेगा यहाँ पे, सो ओनली दिस, ये वाला जो फॉर्मूला है पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4। एंड मैंगनेट जो है दैट इज MnO4 2-, मतलब इसके साथ अगर K जुड़ेगा तो K2MnO4 को क्या बोला जाएगा, पोटाशियम मैंगनेट बोला जाएगा। ठीक है, अच्छा ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जो KMnO4 होता है ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही रहता है। तो अगर हम इनके 3 बिहेवियर को स्टडी करें, एक होता है एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक। तो KMnO4 जो है पोटेशियम परमैंगनेट Mn+2 स्टेट में जाता है जब, तब एसिडिक बिहेवियर शो करता है। न्यूट्रल कब होता है, जब ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है। एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका क्या रहता है, ये बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको ध्यान में रख सकते हैं। याद कैसे रखेंगे, 4 से 2 कम है तो एसिडिक है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि न्यूट्रल जो है इसको आप पीएच की तरह याद रख सकते हो, है ना। तो इससे कम तो एसिडिक, इससे ज़्यादा तो बेसिक, राइट। एंड ये यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरह ही काम कर रहा है, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका K2Cr2O7 के बारे में। अच्छा, ये क्या करता है आपका, H2S को S में ऑक्सीडाइज करता है, Fe2+ को Fe3+ में ऑक्सीडाइज करता है, I- को I2 में ऑक्सीडाइज करता है। और क्रोमियम जो है यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। एंड खुद क्या होता है, +3 ऑक्सीडाइज स्टेट में जाता है, रिड्यूस होता है। और इसका कलर क्या होता है, ग्रीन कलर होता है। ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट जिसको बिल्कुल आप छोड़ के मत जाइए, एक पोटाशियम, सेकेंड, जो आपका पोटाशियम डाइक्रोमेट होता है, पोटाशियम डाइक्रोमेट का K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट का एक क्रोमाइल क्या होता है टेस्ट, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट होता है। ठीक है, इसको बिल्कुल छोड़ के मत जाइए। एंड इट क्रिएट्स लॉट्स ऑफ कन्फ्यूज़न ऑल्सो, है ना। तो ये रिएक्शन को आपको याद रखना है, NaCl + K2Cr2O7 + H2SO4, it gives
Cr2, a second, which give bromyl chloride, and that is CrO2Cl2। एंड इसका कलर आपको याद जरूर रखना है, इसका कलर होता है रेड ऑरेंज। ठीक है। एंड फर्दर दिस CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड जो है, ये NaOH के साथ विच इज़ ए स्ट्रॉन्ग बेस क्या बनाता है आपका, Na2CrO4 बनाता है। एंड इसका कलर भी आपको याद रखना है, इज़ येलो इन कलर। थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं कल।